अध्याय एक जल निकास। जल निकास की परिभाषा। अत्यधिक जल की उपस्थिति का पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फालतू पानी के खेत में एकत्रित होने से रंध्रावकाश में उपस्थित वायु का स्थान पानी ले लेता है, जिसके कारण श्वसन में बाधा पड़ती है और पौधे मर भी सकते हैं। अतः अनावश्यक जल को खेत से बाहर निकालना आवश्यक होता है। अर्थात पेड़ पौधों को भी सभी जीवों की तरह उतनी ही मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है जितनी उनकी आवश्यकता है। उनकी आवश्यकता से अधिक मात्रा में पानी मिलने पर या फिर उसकी आवश्यकता से कम मात्रा में पानी मिलने पर उनका विकास नहीं हो पाता। अतः ऐसे में जो व्यर्थ पानी है उसको बाहर करना ही उचित होता है। तो इस प्रकार व्यर्थ पानी को बाहर करने की व्यवस्था करना ही जल निकास कहलाता है। फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतह से अतिरिक्त जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। तो यहाँ पर जल निकास की परिभाषा बनता है कि फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतह से अतिरिक्त जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। आगे देखेंगे जल निकास की आवश्यकता। जल निकास की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। ये बिंदुएं हैं निचले स्थानों पर स्थित भूमियाँ जिनमें वर्षा ऋतु में पानी भर जाती है और पानी भर जाने के कारण समय से किसान बुआई नहीं कर पाते, इसके लिए भी पानी को निकालने की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है निचली भूमियों में खड़ी फसलें अत्यधिक पानी के कारण नष्ट हो सकती है। तीसरा है जिन क्षेत्रों में जल स्तर ऊंचा पाया जाता है वहाँ पर भी व्यर्थ पानियों के निकालने की आवश्यकता होती है। चौथा है अधोभूमि में कड़ी तह उपस्थित होने के कारण पानी नीचे की तहों में नहीं पहुँच पाता है तथा वह ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाती है। तो चौथा पॉइंट कहता है कि अधोभूमि मतलब ऊपरी स्थान पर की जमीन में जो है कड़ी तह मोटी परत होने के कारण नीचे वाली सतहों में आते हैं उनको क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी है, क्योंकि चिकनी मिट्टी जो है व्यर्थ पानियों को सोखने की क्षमता या फिर बहुत कम रखता है। तो इस स्थिति में वहाँ पर स्थित व्यर्थ पानी को निकालने की भी आवश्यकता होती है। छठवां है डेल्टा की भूमि जो नदियों के मुहाने पर होती है। तो नदियों के मुहाने पर स्थित भूमियों जिन्हें बाढ़ के कारण वर्षा ऋतु में पानी का जमाव हो जाता है, ऐसे में उन व्यर्थ पानियों को निकालने के लिए जल निकास की आवश्यकता होती है। साथ तो लवण की मात्रा अत्यधिक हो जाने के कारण जमीन की भौतिक दशा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भूमि की को लवणता होने से बचाने के लिए उनको निकालने के लिए भी जल निकास की आवश्यकता होती है। आठवां है तराई या पहाड़ियों के नीचे स्थित भूमि। तराई या पहाड़ियों के नीचे स्थित भूमि में भी पानी का जमाव हो जाता है या फिर तालाब की किनारे स्थित भूमि में पानी का रिसाव होने के कारण उसमें पानी का जमाव हो जाता है। ऐसे में व्यर्थ पानियों को निकालने के लिए जल निकास की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है सिंचाई के तुरंत बाद वर्षा होने पर अतिरिक्त पानी को निकालने की आवश्यकता होती है। तो यदि खेत को पानी की आवश्यकता होती है और उस टाइम हम सिंचाई कर देते हैं और सिंचाई के तुरंत बाद यदि वर्षा हो जाए तो वर्षा होने के कारण खेत में पानी भर जाती है और इस प्रकार से उन व्यर्थ पानियों को निकालने के लिए भी जल निकास की आवश्यकता होती है। 10वां पॉइंट है नहरी क्षेत्रों में जहाँ समीपवर्ती खेतों में पानी की अपसरण द्वारा एकत्रित हो जाता है। तो ऐसे ही स्थान जहाँ पर नहर है और वहाँ की ज़मीन में पानी जो है रिसाव होकर के आ जाता है और ऐसे में उन व्यर्थ पानियों को निकालने के लिए भी जल निकास की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे जल निकास के उद्देश्य। जल निकास के उद्देश्य में पहला है भूमि की भौतिक दशा में सुधार करना। भूमि की भौतिक दशा में सुधार के लिए भी जल निकास की आवश्यकता होती है। भूमि में जल जो है लंबे समय तक जमाव रहने के कारण भूमि की भौतिक दशा में परिवर्तन हो जाती है। उनके जो मृदा विन्यास है वो बिगड़ जाती है, जिससे कारण फसल के लिए यह स्थिति प्रतिकूल हो जाती है। इसमें फसल जो है विकसित नहीं हो पाते। अतः भूमि की भौतिक दशा बनाए रखने के लिए जल निकास की आवश्यकता होती है। दूसरा उद्देश्य है समुचित वायु संचार। भूमि की ऊपरी सतह पर जल का जमाव लंबे समय तक बने रहने के कारण भूमि की सतह पर जिनमें संरंध्र होते हैं, जिनमें वायु पाया जाता है, उन वायु का स्थान जल ले लेने से पौधों को भोजन के लिए वायु नहीं मिल पाता है, जिससे कारण पौधे भोजन नहीं बना पाते और भोजन के अभाव में वे मुरझा जाते हैं या फिर मर जाते हैं। तीसरा पॉइंट है भूमि में दलदल न होने देना। भूमि में जल लंबे समय तक जमाव होने के कारण
भूमि दलदली हो जाती है। भूमि में दलदली हो जाने के कारण किसान जो है समय पर कृषि कार्य जैसे जुताई, बुआई, निकाई, गुड़ाई आदि कार्य समय पर नहीं कर पाते तथा पौधों में भी फफूंदी वगैरह जमा हो जाने से फसल जो है खराब या फिर नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में भी भूमि को दलदल होने से बचाना चाहिए और इसके लिए भी जल निकास की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट है उचित तापक्रम बनाए रखना। अच्छी फसल के लिए फसलों को पर्याप्त मात्रा में वायु, जल के साथ साथ उचित तापक्रम की भी आवश्यकता होती है। खेत में लंबे समय तक पानी के जमाव बने रहने के कारण जल का लेयर सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाले तापमान को अवशोषित करने में व्यर्थ व्यय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप भूमि के सतह को पर्याप्त मात्रा में तापक्रम नहीं मिलने के कारण भूमि में से फसल का अंकुरण नहीं हो पाता। पाँचवां पॉइंट है हानिकारक लवणों का एकत्र रोकना। भूमि की निचली सतह पर ये कभी कभी खारापन जो पौधों के लिए हानिकारक होता है जमाव हो जाते हैं। जब खेतों में पानी का भराव होता है तो उस टाइम वे खारापन जो है पानी में घुल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन खारापन को निकालने के लिए भी जल निकास की आवश्यकता होती है। जल निकास करने से वे खारापन पानी के साथ बाहर बह जाते हैं। छठवां पॉइंट है उचित शोषण क्रिया। खेत में पानी का जमाव बने रहने के कारण पौधों को शोषण के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अतः ऐसी अवस्था में अच्छे पैदावार के लिए भी जल निकास की आवश्यकता होती है। सातवां पॉइंट है फसलों के लिए कृषि क्रियाएं समय पर करना। तो अधिक उत्पादन लेने के लिए कृषि कार्य जो है समय पर करना उचित होता है, परंतु लंबे समय तक खेत में पानी का जमाव बने रहने से भूमि में नमी होती है, जिससे कारण किसान को कृषि कार्य अर्थात जुताई बुआई समय पर करने में परेशानी होती है। इस कारण जो है कृषि कार्य पिछड़ जाता है, फलस्वरूप अच्छी उपज प्राप्त नहीं होती। तो इसके लिए भी जल निकास की आवश्यकता होती है। आठवां नंबर है लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि करना। कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, ये सामान्यतः उनके गांठों में पाया जाता है। तो इस प्रकार के जीवाणु भी उनको शोषण करने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब खेतों में पानी का लेयर जमा रहता है तब। तो ऐसी स्थिति में उनके उन लाभदायक जीवाणुओं की अस्तित्व के लिए भी व्यर्थ जलों को बाहर निकालना ही उचित होता है। नौवां पॉइंट है अवनाइट्रीकरण डिनाइट्रिफिकेशन को रोकना। भूमि में जल अधिक समय तक जमे रहने से नाइट्रोजन जीवाणु नाइट्रेट में से नाइट्रोजन को पृथक कर देता है, जो कि पौधों के लिए लाभदायक होता है। ऐसे में इस क्रिया को रोकने के लिए भी व्यर्थ जल को बाहर करना ही उचित होता है। 10वां पॉइंट है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। लंबे समय तक भूमि में जल के जमाव रहने के कारण जल में कई हानिकारक जीवाणु पनपने लगते हैं, जो कि पौधों के लिए हानिकारक होता है। तो ऐसे में उन हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए या फिर पनपने न देने के लिए भी जल निकास की आवश्यकता होती है। जल निकास से लाभ। भूमि में व्यर्थ पानी को निकालने के पश्चात कौन कौन सी लाभ होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है भूमि में वायु संचार बढ़ता है, जिसके कारण भूमि में बीजों के अंकुरण, जलों द्वारा खाद्य तत्वों का अवशोषण, पौधों के जड़ व तने की वृद्धि अच्छी होती है। तो यहाँ पानी के लेयर को निकाल देने से क्या होता है, पौधों को ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से मिलने लगता है, जिसके कारण उनका अच्छी तरह से विकास होने लगता है। दूसरा नंबर है उचित जल निकास करने पर अगली फसल के लिए खेत की तैयारी और बुआई समय पर की जा सकती है। जल निकास करने के पश्चात खेत की जो नमी है, दलदली है, वह कम होने लगती है, जो कि अगली फसल के लिए उपयुक्त हो जाती है। तीसरा है ठीक जल निकास होने पर पौधों के खाद्य तत्वों का भूमि में निक्षालन क्रिया द्वारा कम नुकसान होता है। तो उचित मात्रा में व्यर्थ जलों को बाहर कर देने के कारण जो पौधों के पोषक तत्व हैं जो कि उनसे मिलता है, तो वे जो है नष्ट नहीं हो पाते। चौथा पॉइंट है जल निकास के द्वारा जल स्तर नीचा हो जाता है, जिससे पौधों की जड़ों का अच्छा विकास होता है और वह भूमि में गहराई तक जाती है। पाँचवां मिट्टी के भौतिक दशा में सुधार होने से उपज बढ़ती है। छठवां योजनाबद्ध तरीके से व्यर्थ पानी निकाला जाता है, जिसके कारण भूमि का कटाव कम हो जाता है। तो यह जल निकास की क्रिया योजनाबद्ध होती है, जिससे कारण जो है भूमि का कटाव अर्थात जो खेतों के जो मेड़ होते हैं उनमें से मिट्टी का क्षरण बहुत ही कम हो जाता है। सातवां उचित जल निकास से हानिकारक लवण बह जाते हैं तथा भूमि क्षारीय अथवा अम्लीय नहीं हो पाती। आठवां मृदा ताप ठीक बना रहता है, जिससे बीजों का अंकुरण अच्छा व शीघ्र हो जाता है। नौवां है मृदा संरचना में सुधार होता है। उपयुक्त जल के निकास से खेत की जुताई और अन्य कृषि कार्य
समय पर होता है, ठीक प्रकार से होता है, जिसके कारण कृषि कार्य पिछड़ता नहीं है और अच्छी फसल की प्राप्ति होती है। 10वां है भूमि में उपस्थित जीवाणु क्रिया ठीक प्रकार से होती है, जो कि फसल के लिए लाभदायक होती है। 11वां है भूमि की रासायनिक एवं जैविक क्रियाएं ठीक प्रकार से होती है। 12वां है अच्छे जल निकास वाली भूमि में जड़ें गहराई तक जाती है, अतः तेज हवा से फसल नहीं गिरते। मतलब उनके जो जड़ होते हैं वह मजबूत रूप से भूमि को में जकड़े रहते हैं, जिसके कारण से थोड़ी सी भी हवा या फिर तेज हवा चलने से फसल की गिरने की समस्या नहीं होती है। 13वां नंबर है अच्छे जल निकास के द्वारा फसल को रोग एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सकता है। 14 है पौधों के लिए आवश्यक केशिकीय जल में वृद्धि होती है, जो कि लाभदायक होता है। अतिरिक्त जल के कारण, अब इसमें देखते हैं हम कि अतिरिक्त जल जो खेतों में जमा हो जाते हैं उसके कारण क्या है। अतिरिक्त जल का जमाव मुख्यतः जल निकास के उचित प्रबंध न होने के कारण होता है। भूमि से व्यर्थ पानी को निकालने से भूमि में वायु संचार बढ़ता है, जिससे बीजों में अंकुरण, जड़ों द्वारा खाद्य तत्वों का अवशोषण एवं पौधों की जड़ एवं तने की वृद्धि अच्छी होती है। तो अतिरिक्त जल का कारण यही है कि खेतों में उचित जल निकास की व्यवस्था नहीं हो पाती है। समय पर जल निकासी नाली एवं पाइपों का उचित प्रयोग नहीं होने के कारण खेतों में अतिरिक्त जल का जमाव हो जाता है। अतिरिक्त जो जल है उसको बाहर कर देने से पौधों का अंकुरण अच्छे ढंग से हो जाता है और उनको आवश्यक खाद्य तत्वों की पूर्ति हो जाती है। अतिरिक्त जल होने पर मृदा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे मृदा का टेम्परेचर गिर जाता है, मृदा में वायु का सप्लाई नहीं हो पाता, जिसके कारण जड़ें जो है उथली रह जाती है, वे ज़मीन पर ठीक ढंग से नहीं धंसती है, जिसके कारण उनको पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अतः अतिरिक्त जल का निकास पर्याप्त एवं व्यवस्थित होना चाहिए। अतिरिक्त जल के कारण निम्नलिखित है। पहला है जल निकास का न होना। अतिरिक्त जल निकास न होने से अतिरिक्त जल का जमाव होने लगता है, जिससे पौधों और मृदा को हानि होती है। दूसरा है मृदा की जल धारण क्षमता में कमी होना। अतिरिक्त जल इकट्ठा होने से मृदा की जल धारण क्षमता में कमी होती है। पौधों की जड़ ऊपर की ऊपर रह जाती है, जिससे पौधे भूमि के ऊपरी सतह से ही तत्व ले पाते हैं, पर्याप्त पोषक तत्व नहीं प्राप्त होता है और उनकी समर्थता वृद्धि नहीं होती है। अत्यधिक जल से हानियाँ। भूमि में अधिक नमी होने पर फसलों तथा मृदा पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। पहला है मृदा में वायु संचार में बाधा। विभिन्न प्रकार की भूमियों में प्रायः 30 से 60% तक रंध्रावकाश होते हैं, जिनमें वायु तथा जल भरा रहता है। रंध्रावकाश के लगभग आधा भाग में वायु का होना फसलों की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। भूमि में अत्यधिक नमी होने पर सभी रंध्रावकाश जल से भर जाते हैं और वायु के अभाव में पौधों की जड़ों के शोषण में कठिनाई होती है। अधिक समय तक पानी भरा रहने पर पौधे पीले पड़ जाते हैं और फसलें नष्ट हो जाती है। यानी कि जो भूमि की सतह होती है उसमें 30 से 60% तक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनमें वायु और जल होते हैं, जो कि पौधों के लिए पर्याप्त होते हैं। अत्यधिक जल के भर जाने के कारण उन रंध्रों में से और अधिक जल का जमाव हो जाने पर वे रंध्र अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे कारण जड़ों को शोषण हेतु आवश्यक वायु नहीं मिल पाता है और वे नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है मृदा ताप गिरना। फसलों के सफल उत्पादन में मृदा ताप का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बीजों के अंकुरण से लेकर पौधों के विकास तक मृदा ताप का विशेष महत्व है। भूमि में नमी की मात्रा बढ़ने पर उसका तापक्रम कम हो जाता है, जिससे फसलों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मृदा ऊष्मा का अधिकतर भाग तो पानी को वाष्प के रूप में बदलने में ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार भूमि ठंडी पड़ जाती है। अर्थात फसलों के उत्पादन हेतु उनके लिए अनुकूलित तापमान का होना भी आवश्यक है, परंतु अधिक समय तक जल के जमाव होने के कारण तापमान जो है उचित नहीं बन पाता, जिससे कारण फसल के लिए प्रतिकूल हो जाता है। तीसरा पॉइंट है जड़ों का उथला रह जाना। पौधों की जड़ों को ऊपरी सतह पर ही पानी मिल जाने से वे उथली रह जाती है। जमीन पर वे अच्छी ढंग से नहीं धंस पाती, जिससे कारण उनको पोषक तत्व जमीन से प्राप्त करने में बहुत ही कठिनाई होती है। चौथा पॉइंट है लाभदायक जीवाणुओं के कार्य में बाधा। पांचवा है हानिकारक लवणों का एकत्रित होना। छठवां है भूमि का दलदली होना। सातवां है पोषक तत्वों की हानि। आठवां है बुआई का पिछड़ जाना। तो इन सभी टॉपिक पर पहले भी चर्चा की जा चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है जल निकास की प्रणालियाँ। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि भूमि से व्यर्थ जलों को किस प्रकार से कौन से प्रणाली से कौन से सिस्टम लगा करके बाहर निकाला जा सकता है। तो इसमें अप्राकृतिक प्रणाली, यह प्रणाली छोटे छोटे व बिखरे जलाक्रांत जल भराव क्षेत्रफलों हेतु अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार की नालियाँ जैसे ढाल की दिशा बदलती है व खेत
का व्यर्थ पानी नदी नालों तक पहुंचा देती है। तो यह जो प्रणाली है वो नेचुरल है। इसमें छोटे छोटे गड्ढों में या फिर खेत के गड्ढों में जो पानी भरे रहते हैं उनको नालियों के माध्यम से नदी नालों तक पहुंचा दिया जाता है। और यह जो है उस स्थान पर बनाए जाती हैं जिस ओर खेत का ढाल अधिक होता है। वह हैरिंगबोन प्रणाली, जब मुख्य जल निकास नाली खेत से बीचों बीच गुजरती है, वह सहायक जल निकास नालियाँ इसमें आकर मिलती है, तो यह प्रणाली हैरिंगबोन कहलाती है। बीच में अपेक्षाकृत उच्च धरातल वाले खेतों में यह प्रणाली अधिक उपयुक्त होता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो बीच वाली नाली में से पानी को निकालने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। स है गिरिडीरोन प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत जल निकास की नाली खेत के उस सिरे पर होती है जिसका धरातल नीचा होता है। वह सहायक जल निकास की नालियाँ इससे मिलती रहती है जो पूरे क्षेत्र का निकास मुख्य नाली में ले लेता है। इनके चित्र इस प्रकार से दिए हुए हैं जिसको देखकर आप समझ सकते हैं। जल निकास की विधियाँ, इसके अंतर्गत खेतों के व्यर्थ जल को कौन कौन से तरीके से बाहर निकाला जा सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जल निकास की दो यहाँ पर तरीके दिया गया है। अ है पृष्ठीय जल निकास, ब है भूमिगत जल निकास। पृष्ठीय जल निकास के अनुसार भूमि के पृष्ठीय माध्यम से जल को किस प्रकार से निकाला जाता है इसके तरीके यहाँ दी गई है। और ब में भूमिगत जल निकास, इसके अंतर्गत अंडरग्राउंड वाले तरीके अपना से जल को बाहर निकाला जाता है, इसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो पृष्ठीय जल निकास के तरीके हैं अस्थायी नालियाँ बना करके और कट आउट नालियाँ बनाकर, स्थायी नालियाँ बनाकर, समतल भूमि में मेड़ों को काटकर भी पृष्ठीय जल को बाहर निकाला जा सकता है। भूमिगत जल निकास के तरीके हैं टाइल ड्रेन्स द्वारा और मोल ड्रेन्स द्वारा, स्टोन ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स, पोल ड्रेन्स के माध्यम से अंडरग्राउंड तरीके से व्यर्थ जल को बाहर निकाला जाता है। अपृष्ठीय जल निकास, हमारे देश में प्रायः इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार भूमि की ऊपरी सतह से खुली नालियों द्वारा जल निकाय किया जाता है। मुख्य नदियाँ सदैव निचले धरातल की ओर होता है। नालियाँ खेतों के धरातल से कम 30 सेंटीमीटर गहरी हो चिकनी भूमि पर मुख्य नालियों का अंतर अथवा सहायक नालियों की लंबाई अधिक रखते हैं तथा रेतीली भूमियों पर सहायक नालियों की लंबाई कम रखते हैं। इसकी निम्नलिखित विधियाँ हैं। तो इस प्रकार के जो नाली होती हैं भूमि के पृष्ठीय हिस्से पर बना करके व्यर्थ जल को बाहर निकाला जाता है। इसकी विधियाँ देखते हैं। अस्थायी नालियाँ, पहला है खेतों में थोड़े थोड़े अंतर पर 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाकर इन्हें मुख्य नाली से जोड़ देते हैं। इन नालियों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है और इच्छानुसार इनको समाप्त भी कर सकते हैं। तो अस्थायी नाली बना करके, अस्थायी मतलब वो कुछ दिनों के लिए रहता है। इस तरह से अस्थायी सहायक नालियाँ बनाई जाती है जो कि 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी होती है। इनको मुख्य नाली से जोड़ दिया जाता है और इसको अपने इच्छानुसार इसको कभी भी समाप्त की जा सकती है। दूसरा है कट आउट नालियाँ। नहर के समीपवर्ती क्षेत्रों में जहाँ खेतों की धरातल से अधिक ऊंचाई पर नहर होती है वहाँ अपसरण के द्वारा किनारे वाले खेत में पानी एकत्रित होता रहता है। अतः नहर एवं खेतों के बीच 60 से 90 सेंटीमीटर गहरी व 1 से 1.5 मीटर चौड़ी नालियाँ बना देते हैं जिनमें नहर से रिस कर आया हुआ पानी इकट्ठा होता रहता है। इन नालियों को संबंध मुख्य निकास नाली से कर देते हैं। तो कट आउट नालियाँ, ये जो नालियाँ हैं ये नहरी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं क्योंकि जो नहर के पानी है जो कि उच्च स्थान पर होते हैं ज़मीन से, तो वहाँ पर रिसाव होकर ये खेतों में भर जाते हैं। तो इस प्रकार के नाली को बाहर निकालने के लिए 60 से 90 सेंटीमीटर गहरी नहर और खेत के बीच में नाली तैयार की जाती है जो कि 1 से 1.5 मीटर चौड़ी होती है जिनमें रिस कर आया हुआ पानी इकट्ठा होता रहता है और इन नालियों को मुख्य निकास नाली द्वारा जोड़ देने से ये बाहर चले जाते हैं। स्थायी नालियाँ, जो कि हमेशा के लिए होता है, प्रायः निचले स्थानों पर जहाँ जल निकास की समस्या आवश्यक रूप से होती है वहाँ इस कार्य के लिए स्थायी मुख्य और सहायक नालियाँ बनाई जाती है। मुख्य नाली के द्वारा व्यर्थ पानी नालों या नदियों तक पहुँचा दिया जाता है। तो इस प्रकार से स्थायी नालियों के माध्यम से भी व्यर्थ जल को बाहर किया जा सकता है। चौथा है समतल भूमि में मेड़ों को काटकर। जिन स्थानों पर खेत समतल होते हैं तो समतल क्षेत्र में व्यर्थ पानी को बाहर निकालने के लिए मेड़ों का कटाव करके व्यर्थ पानी को बाहर निकाला जाता है। वह है भूमिगत जल निकास। भूमिगत जल निकास के अंतर्गत भूमि के अंदर नालियाँ बनाकर व्यर्थ पानी को निकालने की व्यवस्था की जाती है। प्रायः जल स्तर उड़ जाने पर धरातल पर बनी खुली नालियाँ अधिक कारगर सिद्ध नहीं होती है।
उस दशा में जल निकास के लिए सहायक व मुख्य जल निकास नालियाँ भूमि के अंदर 0.9 मीटर से 1.80 मीटर गहराई में तैयार की जाती है। भूमिगत जल निकास की निम्नलिखित प्रमुख विधियाँ प्रयोग में लाई जाती है। तो भूमिगत जल निकास का प्रयोग तब किया जाता है जब पानी की जो सतह है वो उसके लेवल से अधिक हो जाता है, तब उस स्थिति में अंडरग्राउंड वाले सिस्टम से व्यर्थ पानी को बाहर निकाला जाता है। ये तरीके हैं। पहला है टाइल, जिसे खपरेल जल निकास नालियाँ भी कहते हैं। खपरेल से बनी भूमिगत जल निकास नालियाँ सर्वोत्तम रहती है। इनसे अपेक्षाकृत अधिक दिनों तक काम लिया जा सकता है। चिकनी मिट्टी अथवा कंक्रीट की 30 सेंटीमीटर लंबी व 10 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्ताकार खपरेलों को भूमि के अंदर 75 से 120 सेंटीमीटर गहराई पर खोदी गई नालियों के ऊपर बिछाकर मिट्टी से ढक देते हैं। नालियों की आसपास की दूरी चिकनी भूमि में 25 मीटर तथा हल्की भूमियों में 50 मीटर रखते हैं। पानी के ठीक बहाव के लिए नालियों का ढाल प्रति 30 मीटर की लंबाई में 5 सेंटीमीटर रखते हैं। तो ये तरीका रहा टाइल खपरेल जल निकास नालियाँ। दूसरा तरीका है मोल निकास नालियाँ। एक विशेष प्रकार के बने मोल हल के द्वारा भूमि के अंदर 8 से 10 सेंटीमीटर व्यास वाली नालियाँ 45 से 75 सेंटीमीटर गहराई पर बिना पृष्ठ मृदा के ढांके तैयार की जाती है। यह विधि भारी भूमियों के लिए यूरोप के देशों में काफ़ी अपनाई जाती है। मोल निकास नालियाँ अर्थात मोल हलों के माध्यम से एक नाली तैयार की जाती है हल चला करके, और ये 45 से 75 सेंटीमीटर तक की गहराई होती है। इस प्रकार के माध्यम से भी जल को निकाला जाता है और ये वाला यूरोप में अधिक लोकप्रिय है। पत्थर की नालियाँ भूमि की सतह से लगभग 1.2 मीटर नीचे पत्थरों की सहायता से नाली बनाई जाती है। सहायक नालियों को 4.5 से 10 मीटर की दूरी पर बनाते हैं। ये नालियाँ लगभग वी आकार की बनाते हैं। नाली के ऊपर भी पत्थर के टुकड़ों को चुनने के बाद ऊपर में मिट्टी डालकर ढक देते हैं। व्यर्थ पानी रिस कर पत्थर के टुकड़ों के बीच होकर सहायक एवं मुख्य जल निकास नाली तक पहुँच जाता है। इस प्रकार की बड़ी नालियों में बहुत जल्दी मिट्टी भर जाती है और फिर ये काम करना बंद कर देती है। तो इस तरह से पत्थर की जो बनी नालियाँ होती है वो कम समय के लिए होती है, वे भी शेप में बनाई जाती है। और इनकी जो सहायक नालियाँ हैं वो 4.5 से 10 मीटर की दूरी पर बनाते हैं और इनमें बहुत जल्दी मिट्टी भर जाने के कारण ये किसी काम का नहीं रहता है, तो इसको हम अस्थायी नाली भी कह सकते हैं। अगला है पाइप नालियाँ। इस विधि के अनुसार भूमि में लगभग 1 मीटर नीचे 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास के छिद्र युक्त लोहे अथवा सीमेंट कंक्रीट के नल केवल सहायक नालियों में बिछा देते हैं। उनका संबंध मुख्य नाली से कर दिया जाता है। तो पाइप के माध्यम से भी इस तरह से भूमिगत तरीके से व्यर्थ जल को बाहर किया जा सकता है। पांचवा है पोल नालियाँ। जिन स्थानों पर लकड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है वहाँ लकड़ी की सहायता से जल निकास नालियाँ बनाई जाती है। लकड़ी के टुकड़ों को भूमि में लगभग 1 मीटर गहराई पर तिकोनी शक्ल में चुन कर रखा जाता है। नाली की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर रखते हैं। भूमि का व्यर्थ पानी लकड़ी के टुकड़ों के माध्यम से रिस कर सहायक नालियों से होता हुआ मुख्य जल निकास नली में पहुंच जाता है। लकड़ी के टुकड़े प्रायः गीले रहने के कारण सड़ जाते हैं एवं नालियों में मिट्टी भर जाती है। फलस्वरूप बार बार श्रम, धन एवं समय की हानि होती है। तो इस प्रकार से पोल नालियाँ बना करके भी जल को बाहर किया जा सकता है। खुली या भूमिगत नालियाँ खोदते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। पहला, जल निकास नालियाँ बनाते समय भूमि के प्राकृतिक ढाल का ध्यान रखना चाहिए। अर्थात नाली बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भूमि का जहाँ से हम व्यर्थ जल को बाहर कर रहे हैं उसका ढलान किस ओर है। दूसरा है, जल निकास के मुख्य और सहायक नालियों को सीधा बनाने की कोशिश करना चाहिए। आवश्यक होने पर धीरे धीरे घुमावदार मोड़ देना चाहिए। अर्थात जल निकास नाली बनाते समय हमारी यही प्रयास रहेगा कि हम उसे सीधा बनाने की कोशिश करें। तीसरा है, सहायक नालियों की लंबाई अधिक रखनी चाहिए ताकि मुख्य निकास नालियाँ कम बनानी पड़े। चौथा है, मुख्य नालियों की अपेक्षा सहायक नालियों में अधिक ढाल रखना चाहिए। प्रति 30 मीटर की लंबाई पर 5 सेंटीमीटर से अधिक ढाल नहीं रखना चाहिए। पाँचवा है, समीपवर्ती संपूर्ण क्षेत्र के जल विकास की व्यवस्था करनी चाहिए। छठवां है, जल निकास की नालियाँ चिकनी भूमि में 20-25 मीटर तक, हल्की भूमियों में 45-50 मीटर की दूरी पर बनानी चाहिए। आइए देखते हैं पृष्ठीय और भूमिगत जल निकास नालियों में कौन कौन सा अंतर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं पृष्ठीय जल निकास नालियाँ खेत की ऊपरी सतह पर होने के कारण कृषि कार्यों में बाधा पहुँचाती है, जबकि भूमिगत जल निकास नालियाँ से किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है। पृष्ठीय जल निकास नालियों के निर्माण की प्रारंभिक कीमत बहुत ही कम होती है, जबकि भूमिगत जल निकास नालियों की प्रारंभिक कीमत अधिक होती है। पृष्ठीय जल निकास नालियाँ खेत के अंदर जोत का क्षेत्रफल कम करती है, जिससे खेत का कुछ हिस्सा इन नालियों द्वारा घेर लिया जाता है, जबकि अंडरग्राउंड जो
जल निकास नालियाँ हैं, इससे क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। पृष्ठीय जल निकास नालियों को हर वर्ष मरम्मत हेतु व्यय के लिए खर्च बहुत अधिक आता है, जबकि अंडरग्राउंड जल निकास नलियाँ हैं, इसमें मरम्मत की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। पृष्ठीय जल निकास में मृदा क्षरण की संभावना अधिक हो जाती है, जबकि अंडरग्राउंड वाले सिस्टम से मृदा क्षरण की संभावना कम रहती है। पृष्ठीय जल निकास नलियों से भौतिक दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि अंडरग्राउंड वाले सिस्टम में मृदा की भौतिक दशा सुधरती है। पृष्ठीय वाले सिस्टम से मरम्मत आदि में और समय में खर्च होता है, जबकि इसमें किसी भी प्रकार की मरम्मत आवश्यकता नहीं होती है। जल निकास सुगमतापूर्वक होता है पृष्ठीय वाले सिस्टम से, जबकि अंडरग्राउंड वाले सिस्टम में जल निकास के सुगमतापूर्वक नहीं हो पाता। 10वां पॉइंट है, पृष्ठीय जल निकास वाले सिस्टम में सहायक नालियों का आवागमन में बाधा होती है, अतः पुलियों आदि पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है, जबकि अंडरग्राउंड वाले सिस्टम में जल निकास सुगमतापूर्वक नहीं होता, इस प्रकार का कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ता। जल निकास का मृदा और फसलों पर प्रभाव। पौधों के जीवन के लिए उचित रूप से वृद्धि करने के लिए तथा फूलने फलने के लिए जल अनिवार्य है और वायु भी उतनी ही अनिवार्य है। जल जब भूमि में लंबे समय तक रहता है तब यह पौधों के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, अतः सफल फल एवं सब्जी उत्पादन के लिए इस जल को अलग करना आवश्यक होता है। जल विकास से मृदा और फसलों पर निम्न प्रभाव पड़ता है। पहला है, भूमि में अत्यधिक जल से वायु की कमी हो जाती है, अतः जल के निकास करके पौधों की जड़ों को पर्याप्त वायु मिलती है, जिससे पौधों की जड़ों में श्वसन क्रिया में बाधा नहीं होती और उनका विकास नहीं रुकता है और पौधा मजबूत होता है। भूमि में निरंतर चलने वाली जैव क्रियाएं मंद नहीं होती, क्योंकि इन क्रियाओं के लिए उचित वायु और तापक्रम की आवश्यकता होती है। भूमि में निरंतर जल से भरे रहने से प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है। तीसरा है, उचित जल निकास। भूमि में सूक्ष्म जीवाणुओं एवं लाभदायक कीट होते हैं। ये सूक्ष्म जीवाणु जैविक क्रियाओं द्वारा भूमि में लाभकारी परिवर्तन लाते हैं। भूमि को भुरभुरी लाभदायक कीट केंचुआ ही बनाते हैं और जल निकास से यह क्रियाएं चलती रहती है। जल निकास से भूमि का तापक्रम सामान्य रहता है, जिससे पौधों की जड़ों की क्रियाशीलता बनी रहती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जल निकास से फसलों को बहुत से फायदे होते हैं, इसलिए जल निकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि सबको ज्ञात है कि फसलों को भी अन्य जीवों की तरह ही पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। उनके आवश्यकता से कम मात्रा में जल देने पर पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ में उनकी आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल प्रदान करने से भी उन पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आइए अभी जानते हैं सिंचाई और जल निकास में कौन कौन सा अंतर है। सिंचाई खेतों में पानी देने की विधि है, जबकि जल निकास खेतों में से पानी बाहर निकालने की विधि है। सिंचाई का पानी खेतों तक पहुंचने वाली नालियां खेतों से ऊंची बनाई जाती है ताकि खेत में आसानी से पहुंच जाए, जबकि जल निकास हेतु नालियां खेतों से नीचे की धरातल की ओर बनाई जाती है। तीसरा है, सिंचाई नालियों की आवश्यकता वर्ष भर होती है, जबकि जल निकास की नालियां केवल वर्षा ऋतु में होती है। सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी अन्य घरेलू उपयोग में भी काम आ जाता है, जबकि जल निकास से व्यर्थ निकले हुए पानी अन्य किसी भी काम का नहीं रहता है। सिंचाई करने से खेत में जल स्तर ऊपर उठता है, जबकि निकास से भूमि में जल स्तर नीचे गिर जाता है। जल निकास गुणांक। जल निकास गुणांक का अर्थ है कि किसी भी ज्ञात क्षेत्रफल से 24 घंटे की अवधि के दौरान जितनी गहराई तक के पानी का निकास किया जाता है उसे जल निकास गुणांक कहलाता है। इस विषय की अगली सीरीज के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।